और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार देश भर में 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों को भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कवच प्रदान किया गया है। अमरावती जिले में 40 वैक्सीनेशन केंद्र पर विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन वैक्सीन लेने पहुंचे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए अब उन्हें भी वैक्सीनेशन का कवच प्रदान किया जा रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन के पहले चरण में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान सोमवार से शुरू हो गया। अमरावती जिले में किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए विशेष 40 केंद्र बनाए गए हैं। अमरावती शहर में 5 जबकि ग्रामीण इलाके में 35 वैक्सीनेशन सेंटर शामिल है। इन केंद्रों पर विद्यार्थी वैक्सीन लेने के लिए पूरे उत्साह के साथ पहुंचे और अपना नंबर आने पर वैक्सीन ली। अमरावती जिले में 15 वर्ष के करीब 1,49,946 लाभार्थी है। उम्मीद है जल्द ही जिले में किशोरों का वैक्सीनेशन पूरा होगा। ऑफिसर ट्रॉमा केअर सेंटर SDS दिवसा इथे आपलं वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह जे चालू होतं म्हणजे 15 ते 18 वयोगटातलं ते चालू झालेलं आहे आणि या ड्राईव्हसाठी खूप लोकांनी म्हणजे मुलांनी प्रतिसाद द्यायला पाहिजे आणि खूप सेफ आहे वॅक्सिन। आम्ही इथे सगळी तयारी करून ठेवलेली आहे। इमर्जन्सी काही ॲलर्जीज वगैरे झाली त्यासाठी सुद्धा तयारी करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे खूप प्रमाणात तुम्ही प्रतिसाद द्यावे ही सगळ्यांना विनंती आहे। आज पूर्ण भारतात 3 जानेवारी 2022 पासून ही आपलं 18 ते 22 वयोगटातील कोविड लसीकरण हे सुरू झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधीक्षक श्री विदळकर यांच्या मार्गदर्शनात आणि सर डॉक्टर सिस्टर यांच्या मार्गदर्शनात आज कोविड वॅक्सिनेशन हे SDS दिवसा इथं सुरू झालेलं असून या सत्राकरिता सर्व 18 ते पात्र लाभार्थी 18 ते 22 वयोगटातील यांनी लसीचा लाभ घ्यावा ही आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांना विनंती करत आहोत आणि इथं सर्व आम्ही व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे जेणेकरून समजा काही अपव्यय झाला तर इथं डॉक्टर्स सिस्टर्स आणि पूर्ण स्टाफ हा हजर असून कोविड लसीकरणात चांगला प्रतिसाद हा तिवसा तालुक्यातून भेटत है। अमरावती जिले में भी सोमवार से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले में 40 टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। इस दौरान शहर के मेयर चेतन गावंडे ने छात्रों का मनोबल बढ़ाने और उनसे बातचीत करने के लिए टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। मनपा क्षेत्र में सबनिस प्लॉट में टीकाकरण केंद्र, विलासनगर और बिच्छू हिल में अस्पताल, हरिभाव वात अस्पताल और दशहरा मैदान में केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोपहर को मेयर चेतन गावंडे ने यहां का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। शहर के कई टीकाकरण केंद्र पर सुबह से ही प्री रजिस्ट्रेशन को लेकर भीड़ देखी जा रही है। जिले में 1,49,956 विद्यार्थियों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के दौरान 71,963 वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। माझं नाव शाहू काळे, माझं वय 17 वर्ष। मी कोवॅक्सिनची पहिली डोस घेतलेला आहे। लस घेताना मला कुठलाही त्रास झाला नाही। मी पण घेतले, तुम्ही पण घ्या। मी परिमल दानखडे। गव्हर्नमेंटनी आज आमच्या वयोगटातील सर्व मुला-मुलींसाठी लसीकरण सुरू केलं आहे कोविड प्रति आणि आज अमरावती येथील इरविन ट्रेनिंग सेंटरला मी माझा पहिला डोस घेतला आहे। मी माझ्या वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना हेच आवाहन करेन की तुम्ही सुद्धा हा वॅक्सिन घ्यावा आणि कोविड पासून स्वतःचा बचाव करा। यदि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने दोनों खुराक ली हो तो उन्हें 10 जनवरी से बूस्टर खुराक दी जाएगी। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को यह खुराक लेते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गेल्या 1.5-2 वर्षापासून आपण कोरोना या आजारासोबत लढत आहोत, पण ही लढाई आजही संपली नाही आहे। शासनाच्या नवीन मार्गदर्शनानुसार वयोगट 15 ते 18 या वयोगटामध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मुलांचं लसीकरणाची मोहीम आजपासून सुरू झालेली आहे। या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेच्या 5 केंद्रावर ही लसीकरणाची मोहीम आम्ही हाती घेतलेली आहे। देश का पहला डिजिटल गांव हरिसाल इन दिनों उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल हरिसाल गांव का डिजिटल भारत का सपना पूरा करने के लिए डिजिटल गांव बनाया गया था, लेकिन इस गांव में पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत चुनाव होने से विकास कार्य प्रलंबित है। हरिसाल गांव के ग्रामीणों की परेशानी पर देखते हैं ये खबर।
अमरावती जिले के धारनी तहसील का हरिसाल गांव देश का पहला डिजिटल गांव है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से ग्राम पंचायत की बर्खास्तगी और किसी न किसी कारण से समय समय पर चुनाव स्थगित होने से विकास प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो गई है। प्रशासक और ग्राम सेवक की मिलीभगत से गांव में योजनाओं को केवल कागज पर ही रफा दफा किया जा रहा है, जबकि स्थिति ये है कि गांव में पीने की पानी की किल्लत है और हर तरफ गंदगी फैली हुई है। डिजिटलाइजेशन के समय 5 साल तक गांव में तेजी से विकास हुआ, लेकिन फडणवीस सरकार के सत्ता से जाने के बाद जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा हरिसाल गांव की उपेक्षा होती गई, जिससे इस गांव में कई विकास योजनाएं प्रलंबित है। डिजिटल गाव झालं, आम्हाला सध्या पाण्याची दुष्काळ आहे, पाणी नाही भेटणार या गावात, तर हे वर्ष तर आम्हाला काही भेटणारच नाही। म्हणजे काही लोकांना दिलं पाहिजे, एवढं मोठं डिजिटल गाव होऊन राहिलं, म्हणजे काही स्वच्छता झालं पाहिजे। संडासले लोक जाऊन राहिले बाहेर, म्हणतात तिकडे जा नको, मग हे गरीब लोक कुठे जाणार आहे? आमच्या गावात रोजगारी पाहिजे आम्हाला। दही दुधाचा हे उत्पन्नाले भाव नाही असं आमचं मन होते। जंगलात आम्हाला जायले मना करून राहिले लोक, मग आम्ही लोकांचे किती हे आहे गरीब माणसाचे। फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान हरिसाल गांव की पहचान पूरे देश में हो गई थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने हरिसाल गांव को देश के पहले डिजिटल गांव के रूप में पहचान दिलाई थी, लेकिन अब ये पहचान कहीं न कहीं खोती जा रही है। मेळघाटची परिस्थिती बघता आणि हे हरिसाल म्हणजे देशातलं पहिलं डिजिटल विलेज म्हणून आहे, तर याच्या या हरिसालमध्ये बाजार आहे, इथं राहणारा आदिवासी समाज आहे, त्या समाजासोबत इतरही समाज आहे, शाळा आहे, आश्रमशाळा आहे, PSC आहे, खाजगी शाळा आहे। या सगळ्या लोकांना खरंच एक चांगलं दर्जेदार शिक्षण मिळावं आणि ते डिजिटलच्या माध्यमातून मिळालं तर अजून महत्त्वाचं आहे। त्याचसोबत इथं शेती आहे, शेतीवर मोठ्या प्रमाणात लोक त्याच्या आधारावर जगतात। शेतीचं उत्पन्न कसं वाढू शकेल, कॉम्प्युटरचं प्रशिक्षण देऊन स्थानिक रोजगारांना जास्तीत जास्त कसा रोजगार मिळू शकेल, तर ते जास्त महत्त्वाचं असं वाटतं। आज रोजी निश्चितपणे की डिजिटलची गरज आहे, परंतु स्थानिक लोकांना जर रोजगार मिळत नसेल, पाणी मिळत नसेल, वीज मिळत नसेल, तर मला असं वाटतं की डिजिटल ही पुढची स्टेप आहे। परंतु शासनाने ते करत असताना ह्या महत्त्वाच्या ज्या बेसिक नीड्स आहेत, ज्या मूलभूत गरजा आहेत, त्याच्याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे। या गावामध्ये रोजगार लोकांना रोजगार हमी अंतर्गत जेवढ्या प्रमाणात रोजगार मिळाला पाहिजे, तो रोजगार अजून मिळत नाही आहे आणि लोक स्थलांतर करण्याच्या मार्गावर आहेत, तर शासनाने त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावं। हरिसाल गांव में मुफ्त में वाईफाई की सुविधा देने के साथ ही हॉटस्पॉट है, लेकिन अक्सर ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि इंटरनेट काफ़ी स्लो रहता है, जिससे ऑनलाइन काम करना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है यूजर्स अधिक होने से वाईफाई की स्पीड प्रभावित होती है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल हरिसाल गांव में इंटरनेट की स्पीड कम होने से यहाँ ऑनलाइन काम करने में समस्या आ रही है। देश के पहले डिजिटल गांव की ये स्थिति कई सवाल भी उठा रही है। अमरावती से अरुण जोशी, UCN न्यूज़। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना शासित मुंबई नगर निगम में 500 वर्ग फुट तक के घरों पर संपत्ति कर को माफ़ करने की घोषणा के बाद सभी नगर निगमों में इस कर को माफ़ करने की मांग तेज हो गई है। अमरावती जिले के मोर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 500 वर्ग फुट तक के घरों पर संपत्ति कर को माफ़ करने की मांग की है। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबईच्या घर टॅक्स माफ करण्याची मागणी केली। मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी मागे केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची पुन्हा घोषणा केली। मुंबईकर सुखावले, पण मुख्यमंत्री महोदय, आपण फक्त मुंबईचे मुख्यमंत्री नाहीत। विदर्भ, ग्रामीण भाग, नगरपंचायती, नगरपालिका याच्यामध्ये 500 स्क्वेअर फुटामध्ये राहणारे अनेक लोक आहेत आणि तेही गरीब आहेत। पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घरकुलामध्ये राहणारे लोक आहेत, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे लोक आहेत, शेतकऱ्याचे घरं तर पुन्हा बांधणं झालेले नाही आणि या लोकांनाही घराचा टॅक्स भरावा लागतो। माझी विनंती आहे की मुंबईमध्ये 500 स्क्वेअर फुटाचा घराचा टॅक्स तुम्ही माफ केला, त्याप्रमाणे ग्रामीण भागामधले 500 स्क्वेअर फुटाच्या खालचे ज्यांना घरकुलं मिळाले आहे, ते जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात, ते या सगळ्यांचे घराचे टॅक्स माफ करा।
नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती काही माफ करू शकत नाही. त्या काही मुंबई महानगरपालिकेसारख्या श्रीमंत नाहीत. पण तुम्ही माफ करा आणि हे घराचे टॅक्सचे पैसे या नगरपालिकेला, नगरपंचायतीला, ग्रामपंचायतला अनुदानाच्या स्वरूपात द्या. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मांग की है कि सरकार केवल मुंबई में नहीं बल्कि राज्य में अन्य महानगरपालिका और नगरपालिकाओं में भी 500 वर्ग फुट तक के संपत्ति धारकों पर कर माफ करे। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि शिवसेना ने पिछले मुंबई महानगरपालिका चुनाव में संपत्ति धारकों के कर को कम करने का वादा किया था, लेकिन मनपा के चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार द्वारा मुंबई में कर माफी की घोषणा किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाया है। मुंबई महानगरपालिकेत जी माझी माहिती आहे त्यांचा मॅन्युफॅक्चर होता निवडणुकीच्या महानगरपालिकेचा. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मॅन्युफॅक्चरचा तसा राज्य सरकारचा काही संबंध होता. तेव्हाच्या तेव्हा जेव्हा निवडून आले शिवसेनेचा महापौर आला त्याच दिवशी मॅन्युफॅक्चर पाळायला पाहिजे होता आणि त्याच दिवशी 500 फुटापर्यंत त्या घराला टॅक्स माफ करायला पाहिजे होते. आत्ता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत डोळा ठेवून तेव्हाचा मॅन्युफॅक्चर आज क्लिअर करताय. लोक मूर्ख आहेत का? तुम्ही मॅन्युफॅक्चर केला 5 वर्षापूर्वी, तो मॅन्युफॅक्चरचे इम्प्लिमेंटेशन आज निवडणुका पाहून करताय. मग ज्या दिवशीपासून तुम्ही मॅन्युफॅक्चर डिक्लेअर केला तेव्हापासून लागू करा ना. आणि मग एकटी मुंबई महानगरपालिका का पुणे महानगरपालिका आहे, नागपूर महानगरपालिका आहे, औरंगाबाद महानगरपालिका आहे, राज्याच्या सर्व महानगरपालिका नगरपालिकालाही या ठिकाणी टॅक्स माफ केला पाहिजे आणि तेवढा पैसा राज्य सरकारने त्या महानगरपालिकेला दिला पाहिजे. कारण शेवटी जर राज्य सरकार घोषणा करत असेल तर राज्य सरकारचं कमिटमेंट आहे की राज्य सरकारने तेवढ्या जर बाबी माफ केल्या तर राज्य सरकारने त्याला शेअर केलं पाहिजे महानगरपालिकेला. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व महानगरपालिकेचा टॅक्स माफ करून, नगरपालिकामधला टॅक्स माफ करून 500 फुटापर्यंत त्यांचा जे काही टॅक्सच्या रक्कम आहे तेवढ्या सरकारने आपल्याकडनं त्या महानगरपालिकेला, नगरपालिकेला अनुदान वाढवून दिलं पाहिजे. भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण बहाल होने तक आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने की मांग की है। बावनकुले ने बताया कि वो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगे। वैसे राज्य चुनाव आयोग ने मनपा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बावनकुले ने आयोग द्वारा जारी आदेश पीछे लेने की भी मांग की है। मी आज सुप्रीम कोर्टमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रकरणामध्ये जी सर्वोच्च न्यायालय सुरू आहे त्या केसमध्ये इंटरव्हेन्शन करतो आहे आणि सुप्रीम कोर्टाला विनंती करतो आहे की राज्य सरकारने 3 महिन्याच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डेटा देण्याचं जे कमिटमेंट केलं आहे ते सुप्रीम कोर्टात केलं आहे. तोपर्यंत ज्या निवडणुका लागल्या नाही त्या निवडणुका थांबवाव्या. राज्य सरकारने 3 महिन्याच्या आतमध्ये आपलं कमिटमेंट पूर्ण करावं आणि निवडणूक आयोगाने मात्र ज्या निवडणुका लागल्याच नाही त्या निवडणुका ओबीसी बिना घेऊ नये अशी मागणी मी सुप्रीम कोर्टला करणार आहे. भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी में मंत्री छगन भुजबल समता परिषद के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। छगन भुजबळ साहेब वारंवार समता परिषदेला पुढं करून नौटंकी करतायत. समता परिषदेला पुढं करून त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन करायला लावतात. एकीकडे राज्य सरकार कमिटमेंट करतं सुप्रीम कोर्टमध्ये की 3 महिन्यामध्ये आम्ही डेटा देतो आणि दुसरीकडे समता परिषदेला पुढं करून त्या ठिकाणी आपले कपडे वाचवण्याचं काम करताय. भुजबळ साहेब समता परिषदेच्या नावानं राजकारण करताय, नौटंकी करताय. या वयात त्यांनाही सोबत नाही. महाराष्ट्र के जाने माने मौसम विज्ञानी पंजाब दख के मार्गदर्शन में टोंपे कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दख ने किसानों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में जिले के अधिकांश किसान शामिल हुए। पंजाब दख द्वारा किया गया मौसम पूर्वानुमान भविष्य में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद है और इससे भविष्य में किसानों को फ़ायदा होगा और इसीलिए किसानों को होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है। किसानों पर लगातार आसमानी संकट आ रहे हैं। पंजाब दख एक प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी ने प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को मौसम आधारित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक परामर्श शिविर और एक किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में दख ने किसानों का मार्गदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। आणि 4 जानेवारी, 5 जानेवारी, 6 जानेवारी, 7 जानेवारी आणि 7 जानेवारीपर्यंत वातावरण कोरडं राहणार आहे, पण वातावरणामध्ये थंडी राहणार आहे, दिवसा देखील थंडी वाढणार आहे. तरी सर्व शेतकऱ्यांनी या गोष्टीची बाब लक्षात घ्यावी व थंडी सुरू असताना वातावरणामध्ये दररोज 20 देखील प्रमाण
असणार आहे हे देखील सरकारने लक्षात घ्यावे. अमरावती जिले के चांदूर रेलवे के धानोरा महाली के एक युवक ने इमारतों की प्रतिकृतियां बनाने का शौक उठाया है। संसद भवन के बाद अब उन्होंने राष्ट्रपति भवन की हूबहू प्रतिकृति बनाई है। सामान्य तौर पर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पढ़ने, गाने, खेलकूद, संगीत आदि के क्षेत्र में शौक पैदा करते हैं, लेकिन अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के धानोरा के एक युवक ने इमारतों की प्रतिकृतियां बनाने का अजीब शौक उठाया है। इस युवक का नाम अमर सुरेश मेश्राम है। वह देश में विभिन्न बड़ी और ऐतिहासिक इमारतों की प्रतिकृति बनाता है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में संसद भवन की प्रतिकृति बनाई थी, तो अब उन्होंने राष्ट्रपति भवन की बिल्कुल ठीक प्रतिकृति बनाई है। अमर को 304 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन की प्रतिकृति बनाने में 6 महीने लगे। उन्होंने इस प्रतिकृति को बनाने के लिए फाइल शीट, टूथपिक्स और प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस युवक ने विभिन्न इमारतों की प्रतिकृतियां बनाई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति भवन की प्रतिकृति में भवन के बारीक विवरण का उल्लेख है। माझं नाव अमर सुरेश मेश्राम, गाव धानोरा माली. यावेळेला बनवलंय मी राष्ट्रपती भवन, जी 340 रूमची इमारत आहे. राष्ट्रपती भवन ही प्रतिकृती देशामध्ये आजपर्यंत झालेल्या सर्व राष्ट्रपतींबरोबर भविष्यामध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या आठवणीमध्ये बनवलेली आहे. राष्ट्रपती भवन तयार करतेवेळी मी फाईल शीट, टूथपिक्स, प्लायवूड या साहित्याचा वापर केला. त्याला मला बनवण्यासाठी पूर्णपणे 6 महिने लागले. रक्तदान का महायज्ञ सोमवार को अमरावती में शमशान घाट में हुआ, जहां मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। रक्तदान का आयोजन शिव रत्न जीवा महले चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस साल भी हिंदू स्मशान घाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रूपाली चौहानी की स्मृति में रक्तदान महायज्ञ और गैस दहीनी जन जागृति अभियान का आयोजन किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने संत गाडगे बाबा, जीवा महले और दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रूपाली चौहानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रयास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील खराटे, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस नगर अध्यक्ष बबलू शेखावत, भाजपा नगर अध्यक्ष किरण पाटुरकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, साव कलाल समाज मंडल अध्यक्ष गजानन कोल्हटकर और हिंदू स्मशान घाट के अध्यक्ष एडवोकेट RB अटल, रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुट्टड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता अमोल चौहाने, संत सेवा महाराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सुनील नंदुरकर, सतीश कोल्हटकर, आदित्य पेलगड़े, शिवरतन जीवा महले ट्रस्ट के अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजक विवेक राउत, संजय बनारसे, धीरज कड़ू, नितिन खराटे, दिनेश पाटिल, गौरव इंगले, राहुल शेंदुरशे, नितिन देशमुख, अर्चना देशमुख, सतीश उजोने, मंगेश तायडे आदि उपस्थित थे। रक्तदान महायज्ञ का अभिनंदन उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रक्तदाताओं को उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर किया गया। रक्तदान महायज्ञ में 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख को ब्लड बैंक की मदद मिली। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।